नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता है उसके अभ्यास प्रश्न लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों के लिए पौधे और जानवरों के उत्पाद की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध थी। उपलब्ध खाद्य पदार्थों में गेहूं, जौ, दाल, छोले और तिल जैसे अनाज शामिल थे। हड़प्पा वासी मछली भी खाते थे। हड़प्पा स्थलों पर जानवरों की हड्डियां भी मिली है, जिसमें भेड़, बकरी, भैंस और सूअर भी शामिल है। मछली और पक्षियों की हड्डियां भी शामिल है। आर्कियोजियोलॉजिस्ट द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि इन जानवरों को पालतू बनाया गया था, लेकिन यह पता नहीं चलता है कि हड़प्पावासी इन जानवरों का शिकार करते थे या किसी अन्य जो शिकारी समूह थे उसे मांस प्राप्त करते थे। जिन लोगों ने अनाज के दानों और बीजों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आहार से संबंधित प्रथाओं का बारे में जानकारी दी थी, उन्हें पुरातन वनस्पतिविद के रूप में जाना जाता है, जो प्राचीन पौधों के विशेषज्ञ होते थे। और जिन लोगों ने जानवरों की हड्डियों के बारे में जानकारी प्रदान की है, उन्हें आर्कियोजूलोगिस्ट या चिड़ियाघर पुरातत्ववेत्ता के रूप में जाना जाता है। पौधों के लिए उत्पाद को भोजन जुटाने वाले समुदाय और पशु मांस के लिए मछली शिकार करने वाले समुदाय लाते थे। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते थे? वे कौन सी विभिन्नताओं पर ध्यान देते थे? इसका उत्तर है, पुरातत्वविद ने हड़प्पाई समाज में कुछ रणनीतियां जैसे कि समाधानों का अध्ययन और विलासिता की खोज के माध्यम से सामाजिक आर्थिक मतभेदों का पता लगाया। पहला इसमें जो है वह समाधान है। हड़प्पाई स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिकनाइयाँ की गई थी। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिनके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। अगला है विलासिता की खोज। इस तकनीक का उपयोग कलाकृतियों के अध्ययन से सामाजिक मतभेदों की पहचान करने के लिए किया जाता था। जैसे पुरातत्वविद व्यापक रूप से उपयोगितावादी और विलासिता के रूप में वर्गीकृत करते हैं। पहली श्रेणी में पत्थर की मिट्टी जैसी सामान्य सामग्रियों से बने दैनिक उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं। यह माना जाता है कि यदि वस्तुएं दुर्लभ या महंगी या गैर स्थानीय सामग्री या जटिल तकनीकी से बनी हो तो वह विलासिता की श्रेणी में संबंधित होती है। कलाकृतियों के विवरण से पुरातत्वविद को जो अंतर दिखाई देते हैं वे हैं, बहुमूल्य सामग्रियों से बनी दुर्लभ वस्तुएं आमतौर पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं और शायद ही कभी छोटी बस्तियों में पाई गई। अगला क्वेश्चन है, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों में जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण भी बताने हैं हमें। तो इसका उत्तर है, जल निकासी प्रणाली या ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पा शहरों में सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक थी, जिससे पता चलता है कि उनकी नगर योजना या टाउन प्लानिंग प्रणाली जो थी वह बहुत ही मजबूत थी। इसका जो कारण है वह है, सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड या पैटर्न में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अलग अलग जो आवास के निर्माण किया गया था। हर घर का ईंटों के पक्के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी।
यदि घरों में गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार को गली से सटा होना आवश्यक था। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गाड़े में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उचित जल निकासी प्रणाली के साथ शहरों की कितनी अच्छी योजना बनाई गई थी। और यह भी पता चलता है कि पहले पूरी बस्ती की योजना बनाई गई थी और फिर इसे बाद में लागू किया जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो इसका उत्तर है मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्निलियन जो कि सुंदर लाल रंग का, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सैल खरी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फियांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इन के कई आकार होते थे जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। कुछ को उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। मनके बनाने की तकनीक में प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार विभिन्नताएं थी। जो सेल खरी थी वह एक बहुत मुलायम पत्थर होती है पर आसानी से कार्य हो जाता है इसमें। कुछ मनके सेल खरी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इसे कई विधियों के आकार के मनके बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है आकृति 1.30 को देखें और जो आप देखते हैं उसका वर्णन करें। सब कैसे रखा गया है, इसके पास रखी वस्तुएं क्या है, क्या शरीर पर कोई कलाकृतियां है, क्या यह कंकाल के लिंग का जो संकेत देता है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में 1.30 आकृति देखें, उसमें क्या क्या बताया गया है। उसमें विवरण है कि एक हड़प्पाई समाधान को दिखाया गया है। ये समाधान में एक कंकाल दफन है। शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा गया है। शव के पास कुछ बर्तन और कुछ वस्तुएं रखी गई हैं जो बताती हैं कि वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। हाँ, शरीर पर एक चूड़ी है और यह इंगित करती है कि यह एक महिला का कंकाल है। यहाँ पर पूछा था कि यह कंकाल का लिंग पता है चल सकता है, तो यहाँ महिला का कंकाल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चूड़ी शरीर में रखी थी। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताएं। पहला है नगर योजन या टाउन प्लानिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं। बस्ती 2 भागों में विभाजित थी। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना गया था और दूसरी कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बना था। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर के नाम से जाना है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की रचनाएं जो थी वह कच्ची ईंटों के चतुर्भुज पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था जिसके अर्थ में इसे निचले शहर से अलग किया गया था। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिनके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन से सीधा अवलोकन नहीं होता था। हर घर का जो ईंट था वह पक्के फर्श पर अपने बना तथा एक स्नानागार होता था जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। कुछ घरों में दूसरे तल की या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांश एक ऐसे कक्ष पर बनाए गए थे जिनमें बाहर से आया जा सकता था और जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य भी मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के द्वारा किया जाता था। इसमें माल गोदाम और विशाल स्नानागार शामिल हैं। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है।
जलाशयों के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग करके जलबद्ध किया गया था। संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशिष्ट अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। अगला है ड्रेनेज सिस्टम। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रीन पैटर्न में बनाया गया था, ग्रिड पैटर्न, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियारे को भी बनाया गया था और फिर उसके अलग अलग आवासों का निर्माण किया गया था। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे की जमाई हुई ईंटों से बनी थी, जिन्हें ऐसी ईंटों से जका जा सकता था जिसे सफाई करना आसान हो और उसे हटाया जा सके। सफाई के लिए कुछ अंतरालों पर चैम्बर्स के साथ लंबे जल निकासी चैनल प्रदान किए गए। ड्रेनेज सिस्टम बड़े शहरों के लिए ही अद्वितीय नहीं थी, बल्कि हम इसे छोटे बस्तियों में भी पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए तथा चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते होंगे। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल में पत्थर के टुकड़े, पूरे सीप, तांबा तथा अयस्क आदि थे। शिल्प के लिए आवश्यक कच्चे माल विभिन्न स्रोतों से खरीदे जाते थे। मिट्टी जैसी कुछ सामग्री स्थानीय रूप से उपलब्ध थी, जबकि पत्थर, लकड़ी और धातु जैसे कई पदार्थ जलोढ़ मैदान के बाहर से खरीदे जाते थे। नागेश्वर और बालाकोट जैसी जगहों के सीप प्राप्त किए जाते हैं। लापीज लाजूली एक नीले रंग का पत्थर जो सोरतुई अफगानिस्तान से लाया गया था। कारेलियन लोथल से, क्योंकि यह एक निकट स्रोत था। दक्षिण राजस्थान और उत्तर गुजरात से स्टीटाइट, राजस्थान से धातु और दक्षिण भारत से सोना और राजस्थान के खेतरी क्षेत्र से तांबे के अभिमान भेजकर खरीदा जाता था। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इंगित करती है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुएं दोनों में निकल अंश मिले हैं, जो दोनों में साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। 3री सहस्राब्दी ईसा पूर्व में दनानकीय मेसोपोटामिया के लेखों में मगान को संभवतः ओमान के नाम से प्रयुक्त किया गया। इस क्षेत्र में तांबे के आवागमन के संकेत मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित विधियों से अतीत का पुनर्निर्माण किया। पहला है, पुरातत्वविद प्राचीन बस्तियों में उत्खनन का संचालन करते हैं और प्रारंभिक बस्तियों का पता लगाने के लिए लोगों द्वारा छोड़े गए साक्ष्य या विवरण का उपयोग करते हैं। पुरातत्वविद कलाकृतियाँ और अवशेषों का पता लगाते हैं, जैसे कि मुहर, हड्डी, शिल्प रचनाएं, आभूषण, औजार, खिलौने, वजन मिट्टी के बर्तन, धातुएं, पौधे और जानवर के अवशेष आदि। वे विभिन्न समूहों जैसे सामग्री, उपकरण, आभूषण आदि के निष्कर्षों का वर्गीकरण करते हैं। वे उस संदर्भ के आधार पर कलाकृतियों को अलग करने की कोशिश करते हैं जिनमें वे पाई गई हों, और बाद में ऐसी के आधार पर कलाकृतियों के कार्यों का पता लगाने की भी कोशिश करते हैं। इन साक्ष्यों का अध्ययन फिर आर्कियोबॉटानिस्ट और आर्कियोजूलॉजिस्ट और विभिन्न जो विशेषज्ञ होते हैं उसके द्वारा किए जाते हैं, ताकि कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकी के माध्यम से उनके अस्तित्व का पता जो है वह लगाया जा सके। पुरातत्वविद उपलब्ध अनाज के अवशेष के माध्यम से भी लोगों की खेती और खाने की आदतों का भी पता लगाते हैं। वे उस समय के दौरान उपलब्ध उपकरणों के प्रकार के माध्यम से लोगों के फर्ज, पैसे और जो पेशे थे और उसके कामकाजी जो पैटर्न है उसका भी पता लगाते हैं। शिल्प और मुहरों के माध्यम से वे अतीत की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं का पता
और पालन करने की कोशिश करते हैं। धातुओं का इस्तेमाल और लोगों द्वारा पहने गए गहनों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। अंत्येष्टि और कब्रिस्तान से मिली चीजें पुनर्जन्म आदि में लोगों में विश्वास को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। पुरातात्विक अभिलेख उस समय के दौरान शासकों या शासक प्राधिकारी के बारे में कोई तत्काल उत्तर नहीं देते हैं। मोहनजोदड़ो से मिली एक बड़ी इमारत को पुरातत्वविद द्वारा एक महल के रूप में चिन्हित किया गया है, लेकिन इसके साथ कोई सबूत नहीं मिला। एक पत्थर की मूर्ति को पुजारी राजा के रूप में माना गया, क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास और उनके पुजारी राजाओं से परिचित थे और सिंधु क्षेत्र और मेसोपोटामिया में कई समानताएं पाई गई थी। जैसा कि हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के रीति रिवाजों का अच्छी तरह से नहीं समझा गया है और यह जानने के लिए भी उचित साधन नहीं है कि क्या उन लोगों के पास राजनीतिक शक्तियां थी जो धार्मिक कार्य करते थे। कुछ पुरातत्वविद का यह मत है कि हड़प्पाई समाज में कोई शासक नहीं था और सभी को समान दर्जा प्राप्त था। दूसरों को लगता है कि कोई एक शासक नहीं था, लेकिन कई शासक थे। कुछ अन्य लोग कहते हैं कि एक ही राज्य था, क्योंकि कलाकृति में समानता, नियोजित बस्तियों के लिए सबूत के तौर पर ईंटों के आकार का मानकीकृत अनुपात और कच्चे माल के स्रोतों के पास बस्तियों की स्थापना अब तक अंतिम जो सिद्धांत है उसका पता चलता है, क्योंकि यह संभवतः कम विश्वसनीय लगती है कि पूरा समुदाय सामूहिक रूप से ऐसे जटिल निर्णय लेता होगा और लागू करता हो। इसका मतलब है कि वहां पर राजा का अस्तित्व था। अगला है, मानचित्र 1 पर उन स्थानों पर पेंसिल से घेरा बनाइए जहां से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उन स्थलों के आगे क्रॉस का निशान लगाइए जहां शिल्प उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। उन स्थानों पर क लिखिए जहां कच्चा माल मिलता है। तो यहाँ पर आपका मानचित्र दिया गया है पूरे हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र। ये जो पूरा हड़प्पा का सभ्यता का क्षेत्र है ये। अब देखते हैं कृषि कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, शिल्प उत्पादन की जो साइट है और कच्चे माल की साइट कहाँ कहाँ है। तो कृषि की जो साइट है वह हड़प्पा, बेनीवाल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, गुजरात से प्राप्त हुई है। जबकि शिल्प उत्पादन की साइट चहुंद्रो, नागेश्वर और बालाकोट और कच्चे माल की साइट नागेश्वर, बालाकोट और खेतरी। तो दोस्तों ये थे क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता के अभ्यास प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।